वेलकम टू SDI। बच्चों, मेरा नाम है विवेक राही, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और आज की क्लास होने वाली है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। प्रोबेबिलिटी जिसे आप प्रायिकता के नाम से भी जानते हैं। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है बच्चों जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ा, 10th क्लास में पढ़ा, 11th में पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे। 9th क्लास में आपने अलग अप्रोच से पढ़ा था, अलग थ्योरी थी वो, ऐसे ही आपने 10th क्लास में पढ़ा था और आजकल तो 8th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ने का कोर्स इसमें डलने लगा है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी टॉपिक होता है ये, है ना। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक को समझने के लिए, है ना। तो हम जानते हैं इसको, थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब प्रेडिक्शन, है ना। हम प्रायिकता निकालते हैं किसी घटना के घटित होने के कितने चांसेस हैं। सपोज मान लीजिए कोई आपने सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं जो आपने 9th 8th क्लास में देखा था, है ना। आप क्या करते थे, एक फेयर कॉइन को टॉस करते थे, है ना। मूवीज़ में भी देखा होगा आपने, एक फेयर कॉइन लिया, उसको टॉस किया। तो टॉस करने के बाद दो रिजल्ट आपके सामने आते थे, या तो उस पर हेड आता था या टेल आता था। ठीक है, आपके पास एक फेयर कॉइन है, आपने उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, तो आप क्या चांसेस निकालते थे कि किस तरह से हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब क्या चांस है कि हेड आ जाए, या फिर टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, इसी को कैलकुलेट करना। ठीक, मैथ्स में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में अभी तक आपने क्या पढ़ा, मतलब आपकी जो प्रीवियस क्लासेस रहे जैसे 9th 10th के अंदर आपने क्या पढ़ा। तो बच्चों, आप दो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहली थ्योरी आपने जो पढ़ी है वो पढ़ी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल थ्योरी में क्या होता था, आप क्या करते थे, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं उसको डिवाइड करते थे टोटल आउटकम्स से। याद होगा आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने दो कॉइन उछाले, है ना, दो कॉइन टॉस किए। पहले पे सपोज हेड आया, फिर पहले पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, पहले पे टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया। ठीक, तो आप क्या करते थे, मैंने बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए दोनों पे हेड। आपने दो कॉइन को टॉस किया और दोनों पे मुझे हेड चाहिए, तो दोनों पे हेड आने की चांसेस कितने हैं, सिर्फ एक। तो आपने क्या किया, मेरा फेवरेबल आउटकम्स तो एक है लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो ये क्या निकल आया बच्चों, ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। ये कौन सी अप्रोच थी, ये आपकी क्लासिकल अप्रोच थी, है ना, जिसको आप पढ़ चुके थे। ठीक, फिर उसके बाद आपने स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी पढ़ी। स्टैटिस्टिकल अप्रोच के अंदर क्या था, इस अप्रोच के अंदर वो बच्चों जो दूसरी थ्योरी थी आपके सामने वो थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर होता क्या था, आप ऑब्जर्वेशंस करते थे, आप नंबर ऑफ ट्रायल्स करते थे और ऑब्जर्वेशंस करते थे, और ऑब्जर्वेशंस के बाद जो आपके रिजल्ट आते थे, है ना। स्टैटिक्स तो आपने पढ़ी हुई है ना, क्लास 10th में पढ़ी, 9th में भी पढ़ी। आप क्या करते थे, टेबल बनाते थे बड़ी सी, एक टेबल आपने क्रिएट की बड़ी सी, उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो आप लिखते चले गए, वो फाइनली आप कंक्लूड करते थे एक रिजल्ट पे। ऐसा ही अप्रोच जो था वो था आपका स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ठीक, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो। और अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच है क्या, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच एक्चुअली इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सियम से आया है। और एक्सियम क्या होता है, एक्सियम इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं जिसके अंदर आपको कोई स्टेटमेंट सपोज मैंने दे दिया है कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसको मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही हम एक्सियम्स के अंदर कुछ रूल्स ले लेते हैं और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जिस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, एक्सियोमेट्रिक अप्रोच बोलते हैं, है ना। अब इस एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को समझने के लिए देखो, ये थ्योरी तो क्लियर है आपकी, क्लासिकल थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी है, स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी आपकी क्लियर है। अब जो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और सारे टर्म्स को हम बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट।
रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। ये दो कंडीशन है, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है कोई भी, आपने भी किया होगा फिजिक्स की लैब में या केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है। जब आपको पहले से पता है कि इसका ये रिजल्ट आना है और उस रिजल्ट को लाने के लिए आप काम कर रहे हो, मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ये रिजल्ट आ जाए, तो मैं कंक्लूड कर दूंगा कि इस रिजल्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ये हो रहा है कि जो रिजल्ट है वो रैंडम है ना, वी डोंट नो एनी रिजल्ट। ठीक है, आप ऑलरेडी कुछ नहीं जानते हो, आप क्या करने वाले हो, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। जैसे आपको किसी डाइस को थ्रो करना, डाइस के ऊपर 1 से लेके 6 नंबर्स होते हैं, अब उन नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है, आप नहीं जानते कि क्या आएगा। जैसे कॉइन को टॉस करना, आपको नहीं पता क्या आएगा। ठीक, तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट हमें पता नहीं है ना। तो क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आउटकम्स को समझ गए। आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट है, मतलब जो आप चाहते हो कि क्या आना चाहिए, है ना, जो भी आप लाना चाहते हो। जैसे कि मान लो कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल 2 आउटकम्स हैं। ठीक, तो आउटकम्स क्या होना चाहिए? इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, एक से ज्यादा आउटकम्स हो, है ना, मतलब आपकी पॉसिबिलिटी हो एक से ज्यादा, या तो हेड आ जाए टेल आ जाए, तो एक से ज्यादा है ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपने कोई डाई है उसको थ्रो किया, ठीक है, पासा फेंका, तो पासा फेंका, है ना, आपने सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेला होगा, तो उसमें अपन पासे का यूज़ करते हैं, तो आपने सभी में जानते ही होंगे पासे के बारे में। ठीक है, कुछ इस तरह सा दिखता है वो, ऐसा कुछ बिल्कुल स्क्वायर शेप में होता है, यूं। ठीक है, और इस पर कुछ डॉट्स लगे रहते हैं, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ साइड 3 हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया, इधर साइड 5 हो गया, और एक पर ये पीछे वाले के साथ 6 हो गया। तो इस तरह से हर एक फेज के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने अगर कोई डाइस को थ्रो किया, तो उस डाइस के ऊपर मैं कोई भी नंबर्स चाहता हूँ XYZ, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे आउटकम्स ज़्यादा हैं, एक आउटकम नहीं है, यहाँ पे 6 आउटकम्स है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट क्या कहलाए? रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। आप पहले से कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भाई डाइस को आपने फेंका, जो डाई है उसको फेंका, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी आ सकता है। आपको थोड़ी ना पता क्या आएगा, है ना। क्लियर हुई ये बात? तो इसको बोला जाता है बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड बेसिक टर्म देखते हैं। अगला होता है आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। आउटकम क्या होता है वो मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। आउटकम मतलब जो डिजायर रिजल्ट्स हो सकते हैं, जैसे कॉइन को फेंका तो हेड और टेल, ये क्या आउटकम्स हैं, है ना, ये क्या है? आउटकम्स है, जो आप चाहते हैं वो आपका आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स, जैसे कि एक डाइस का टोटल आउटकम तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक क्या है पूरे, ये टोटल आउटकम है। और जो मैं चाहता हूं, सपोज मुझे चाहिए क्या, इवन नंबर्स 2 4 6, तो ये मेरे कौन से आउटकम्स हो गए? ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। लेकिन ये सारे क्या कहलाए? सभी आउटकम्स ही हैं, है ना। आउटकम्स को हम जनरली ओमेगा से डिनोट करते हैं बच्चों, ओमेगा, ये ठीक, इससे हम आउटकम्स को डिनोट करते हैं। ये पता होना चाहिए आपको, अभी आगे काम आएगा। फिर बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस होता क्या है? जैसे मान लेता हूं मैं एक कॉइन लेता हूं, ठीक, एक कॉइन लेता हूं, दो कॉइन लेता हूं, एक 1 रुपये वाला, एक 2 रुपये वाला, उनको मैं टॉस करता हूं, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे भी टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ जाए। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं ना। मतलब 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 आउटकम्स हैं, इसके अलावा कोई आउटकम्स दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ध्यान से आप भी सोच लीजिए, है ना। तो ये जो तरीका है, मैंने क्या एक सेट बना दिया है यहाँ पर। सेट किसका बना दिया है? आउटकम्स का।
टोटल जितने भी आउटकम्स है अगर उसका एक सेट बना दिया जाए, ठीक, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बच्चों सैंपल स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं हम, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है देख लीजिए, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। ठीक है ना, जो भी पॉसिबल इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, जैसा कि मैंने डाइस कॉइन के केस में बताया। अगर मैं डाइस का एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कोई डाई है तो उसके लिए अगर लिखा हूं सिंगल डाई, तो 1 आ जाएगा या 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा क्या 7 आ सकता है? 7 होता ही नहीं है तो कैसे आएगा? 8, 9, 10 कुछ नहीं, 1 से लेकर 6 तक ही आ सकता है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये क्या हुआ, एक डाई का सैंपल स्पेस हुआ, जिसको हमने कैपिटल एस से डिनोट किया है। द सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ये चीज, है ना। दूसरी द सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय द सिंबल एस। मैंने पहले ही बता दिया, इसको कैपिटल एस से हम डिनोट करते हैं। ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सैंपल पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी यहाँ पर ये आउटकम्स आए, जैसे कि ये एक सैंपल पॉइंट है, ये एक सैंपल पॉइंट है, ये भी सैंपल पॉइंट है, ये सैंपल पॉइंट, जो आउटकम्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये सब सैंपल पॉइंट्स हैं। मतलब सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सेट है, और सेट में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हमने क्या बोल दिया, सैंपल पॉइंट्स बोल दिया। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसके बाद हमें देखना है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, है ना। तो फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. Find a sample space. और पता है हमें एस क्या क्या आएगा, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, या फिर क्या आ जाएगा, टेल टेल। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सैंपल स्पेस। किसका, एक सिक्के को जब आपने उछाला तो उसका सैंपल स्पेस ये रहा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक और एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। अब बॉक्स देखिए, दिमाग को बिल्कुल खुला रखना, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है, कंफ्यूजन हो सकती है। अगर ये सब्जेक्ट अभी से इंटरेस्टिंग नहीं लगा, थोड़ा बहुत भी आपको लगा कि यार नहीं छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये हमेशा के लिए छूट जाएगा। क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, फिर IIT के एग्ज़ाम में भी आएगा ये, है ना, और अच्छे लेवल पे आएगा। तो बेसिक से वो डिफ़िकल्ट लेवल तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो वो भी क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, ये बेसिक है, बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड क्लियर कैसे हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इन वीडियो को। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स। देखिए एक जैसी बॉल है, बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब साइज वाइज शेप वगैरह सब एक जैसा है बिल्कुल। मतलब आप पहचान नहीं सकते छू के, अच्छा ये छोटी है तो रेड होगी, छोटी वाली रेड थी, ऐसा नहीं, सब बराबर है बिल्कुल। अब एक रेड है और 3 वाइट बॉल है। वो बोल रहा है कि 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हम रिप्लेस नहीं कर रहे, बिना रिप्लेसमेंट के ही आपको वो 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालने को बोल रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपको इसका सैंपल स्पेस बताना है ना। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि जो रेड बॉल है, जो रेड बॉल है उसको सिंबल दे देता हूं मैं R, और जो वाइट बॉल है, जो वाइट बॉल है उसको सिंबल दे देता हूं मैं W। ठीक है ना। 3 वाइट बॉल है, ध्यान रखना, और एक रेड बॉल है। एक रेड बॉल है उस बॉक्स के अंदर और 3 वाइट बॉल है, और सब आइडेंटिकल है। ठीक है, अब मैं अगर पहले रेड बॉल निकाल लेता हूं बाहर, तो साथ में एक और बॉल भी निकालना है। अब रेड तो बाहर आ रही है ना, रेड क्या हो रही है, बाहर आ रही है, तो साथ में वाइट ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि दूसरी तो रेड है ही नहीं। तो एक बार रेड आया तो साथ में कौन सी आई, वाइट बॉल आई। ठीक है,
रेड निकाला तो साथ में वाइट आएगी, क्योंकि वाइट ही बची है, रेड अब है ही नहीं, रेड बाहर आ गई है। अगली बार आप फिर की कोशिश करी तो आप क्या करोगे, वाइट बॉल निकल गई सपोज मान लो, है ना, वाइट बॉल आपने बाहर निकाल ली। वाइट जैसे ही बाहर निकली फिर 3 ऑप्शंस बचे हैं आपके पास। एक वाइट आप निकाल चुके हो तो रेड है, वाइट है, वाइट है, ठीक, वाइट बॉल बाहर आ चुकी है। तो अगली बार हो सकता है रेड ही हाथ में आ जाए, ये भी तो चांस है ना कि रेड हाथ में आ जाए। तो अगर मैं पहली वाइट निकालता हूं तो दूसरी रेड मेरे हाथ में आ सकती है। एक और चांस बन रहा है बस, वो क्या कि भैया एक बार वाइट निकाली मैंने तो अगली बार भी वाइट ही आ जाए। जरूरी है क्या रेड ही आए? भैया रेड आए तो मैंने लिख दिया उसको, अगली बार अगर वाइट निकालूं तो वाइट भी आ सकती है। मतलब वाइट अगर बॉल निकालता हूं तो वाइट भी आ सकती है। मतलब ये 3 जो आपको दिख रहे हैं सैंपल पॉइंट्स, ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं और इसका जो सेट है वो एस से डिनोट किया है। यही होता है क्या आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड। ठीक, एक कॉइन है उसको हमने टॉस किया और बोल रहा है कि अगर आउटकम जो है वो हेड आ जाए तो हम क्या किया, हमने अ डाई इज थ्रो, फिर हमने एक डाई फेंक दिया। ठीक है, पासा हमने फेंका। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और डाई के ऊपर क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। अगर इवन जैसे ही आ गया तो हमने फिर से एक डाई फेंक दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। पहले उसने क्या किया, पहले उसने कॉइन उछाला और बोला भैया कॉइन के ऊपर अगर क्या आ जाए, हेड आ जाए। कॉइन के ऊपर क्या आ जाए, हेड। और कॉइन पे जैसे ही हेड आया तो उन्होंने बोला अगर हेड आता है तो सिक्का वो डाई उछालना पड़ेगा, आपको डाई फेंकना पड़ेगा। और डाई फेंकोगे और डाई पे इवन नंबर आ गया तो फिर से आपको डाई फेंकना पड़ेगा। ठीक, तो वो बोल रहा है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस क्या होंगे। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे ये पता है कि एक कॉइन जब टॉस करते हैं तो उसके फॉर कॉइन सैंपल स्पेस क्या होते हैं कॉइन के लिए, मुझे ये पता है या तो हेड होगा या टेल होगा। एक सिंगल कॉइन है, इसको मैंने क्या किया, सिंगल कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा क्या चांसेस हैं। तो ये क्या हो गया सैंपल। ऐसे ही सैंपल स्पेस किसके लिए लिख लीजिए। अगला कौन इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के अंदर, डाई। और डाई के लिए क्या क्या सैंपल स्पेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। मतलब हेड और टेल हो गए सैंपल स्पेस कॉइन के लिए, और फॉर डाई सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आपने हेड आया तो ठीक है। अभी तो मैं सैंपल स्पेस लिखना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले तो उसने बोला हेड आया, चल मैं बोल देता हूं हेड नहीं आया। जरूरी है क्या हेड आए, टेल भी तो आएगा ना, ये नहीं आएगा, टेल आया। तो टेल आएगा तो कोई डाई वाई नहीं फेंकी उसने, समझ रहा हो मेरी बात को। टॉस किया और एक तो हेड आया तो डाई फेंकेगा, अगर हेड नहीं आएगा तो डाई फेंकने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला तो आ गया भाई आपका टेल। सैंपल स्पेस में पहला जो आउटकम पॉसिबल आउटकम हो सकता है वो क्या है, टेल। ठीक है, चलो टेल के बाद फिर देखा अच्छा हेड आ गया अगली बार, क्योंकि 2 ही हो सकते हैं, या तो टेल या हेड। टेल आ गया तो हेड आ जाएगा अगली बार। अब जैसे ही हेड आया तो मैंने डाई को उछाला, और डाई को मैंने जैसे ही उछाला तो क्या बोल रहा है, इवन नंबर आए। तो इवन नंबर आएगा तभी हम क्या करेंगे, डाई को फिर से थ्रो करेंगे। और अगर इवन नंबर नहीं आ रहा है तो भाई डाई को थ्रो क्यों करना, मतलब क्या आने वाले, ऑड नंबर्स। तो मैं सोच लेता हूँ अगर हेड आया, ठीक है आ गया, मान लिया आ गया। हेड के बाद क्या, डाई को थ्रो किया और डाई पे क्या आया, इवन नंबर। मैं बोल रहा हूँ इवन नहीं आया, ऑड आया। तो ऑड में क्या क्या आ सकता है, 1 आ जाएगा, 3 आ सकता है, और क्या क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, यही है ऑड। इसके अलावा क्या आ जाएगा, हेड के बाद पहला मैं इवन नंबर ला रहा हूँ। जैसे ही इवन नंबर आया, 2 इवन है ना, और जैसे ही इवन नंबर आया तो भाई साहब बोले कि क्या भैया डाई को ना फिर से फेंक दो।
और डाई को अगर मैं फिर से फेंकूंगा तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बढ़ने वाले हैं भाई, 2 के साथ 1 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 3 आ जाएगा, फिर 2 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा, 2 के साथ 6 आ जाएगा। क्लियर? फिर अगली बार भाई 4 भी तो आ सकता है, 4 कहाँ लिया अभी तक मैंने, है ना, 4 आएगा तो फिर से डाई फेंकेगा, तो भाई ये लो H, ये मेरा 4 है ना, अगली बार क्या होगा 4 होगा, ये H और 4, तो फिर से 1, फिर से 2, क्या क्या पॉसिबिलिटी है डाई फेंकने के बाद, 4 3 4 4 4 5 4 6। अगली बार भाई सिक्का उछाला, हेड आया, इवन नंबर अगला मिल गया 6, तो फिर से उछालना पड़ेगा आपको डाई को, और डाई जैसे ही उछाला आपने कि भैया पहले तो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, बस खत्म। 6 के आगे थोड़ी ना होता है, 7 थोड़ी ना होता है, बस हो गया काम आपका। तो यहाँ पर आप क्या करिए, ये आपका सेट कंप्लीट, मतलब आपका सैंपल स्पेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल था सवाल, बस थोड़ा सा आपकी सोच को थोड़ा सा डेवलप कीजिए, तो ये क्वेश्चंस आपसे यूं चुटकियों में बनने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया, देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज अ टेल। पहले वाला क्वेश्चन था ना, वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक कॉइन को हमने टॉस किया और क्या आ गया, टेल आ गया। वी ड्रॉ अ बॉल, जैसे ही टेल आता है तो हम क्या करते हैं, एक बॉल को निकालते हैं, है ना। वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक कलर्स। 2 रेड कलर की बॉल है और 3 क्या है, ब्लैक कलर की बॉल है। इफ इट शोज हेड, अगर हेड शो होता है, अगर टेल शो हुआ तो एक बॉल निकालनी है, कितनी बॉल है, 5 बॉल है। अगर शोज हेड तो वी थ्रो अ डाई, फिर हम क्या करेंगे, डाई फेंकेंगे हम। अब हमें बॉल का कोई लेन देन नहीं, हमें तो डाई फेंकना है। फिर तो फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर, तो फिर वही फंडा हमारा, हमें ये पता है कि फॉर कॉइन सैंपल स्पेस क्या होते हैं। सैंपल स्पेस अगर निकालूं मैं कॉइन के लिए तो हेड और टेल, है ना। फॉर डाई मुझे सैंपल स्पेस पता है, क्या होंगे सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहां पर 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल है और एक बॉल निकालना है। क्या बोल रहा है, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन्स 2 रेड एंड 3 बॉल, तो 4 बॉल, है ना। जो भी बॉक्स के अंदर बॉल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको पता है, या तो पहली बार में रेड आ जाएगी, है ना, कि 5 बॉल है ना, दूसरी बार में रेड, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, है ना। इस तरह से इसके पास 5 क्या है बॉल्स है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बार रेड निकली तो जरूरी नहीं है कि ये तो आइडेंटिकल है ना भाई, तो कोई सी भी बॉल आ सकती है ना। रेड, पहली रेड दूसरी रेड थोड़ी ना होती, रेड तो रेड ही होती है ना। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए बॉल के लिए, तो बॉल के लिए हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। तो बॉल के लिए हमें ये पता है कि 2 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, तो मैं इनको नाम देता हूँ R1 R2 और B1 B2 B3। ये रहेगा बॉल के लिए क्या, सैंपल स्पेस, उस बॉक्स के लिए पर्टिकुलर। तो वो बोल रहा है, अब जैसा बोल रहा है वैसा हमें करते जाना है। ठीक है, वो बोल रहा है टेल आ गया, है ना, टॉस किया तो क्या आ गया, टेल। तो यहाँ देखिए ये आ गया टेल, और टेल जैसे ही आया तो बॉल निकालेंगे एक एक। तो सबसे पहले निकल गई R1 सपोज, ठीक है, ये देखिए R1 लिख देते हैं इसको, फिर R2 आ गई, फिर B1 आ गई, फिर B2 आ गई, फिर उसके बाद B3 आ गई। ये पहला सेंटेंस का आंसर आ गया है। फिर बोल रहा है कि भैया अगर शोज हेड, अगर हेड आ जाए तो हम डाई को थ्रो करेंगे। अब मान लेते हैं हम हेड आ ही गया,
तो डाई से क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड फिर लास्ट 6। क्लियर है ना। तो काफ़ी सिंपल सवाल था ये, है ना। यहाँ पे क्या किया हमने, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि जो भी वो बॉल और दे रहा है, जैसे रेड और ब्लैक जितनी भी बॉल्स दे रहा है, तो उसको R1 R2 B1 B2 टाइप के आप ऐसे बना लेना, ताकि आपको सैंपल स्पेस लिखने में आसानी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट और समझते हैं, कुछ जो टर्म्स हैं उसको और जानते हैं। तो अगला चीज होती है बच्चों इवेंट। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस। मतलब इवेंट जो आउटकम आप चाहते हैं या जो आउटकम निकल के आता है वो इवेंट है। मतलब जो सैंपल पॉइंट थे ना वही इवेंट थे। समझ में आई मेरी बात को। जैसे आपको क्या चाहिए, इवेंट का होना, इवेंट का ना होना, इस तरह से समझोगे। जैसे किसी घटना का घटित होना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। जैसे कि मान लेते हैं एक डाई है, उसको मैंने थ्रो किया, तो मुझे ये पता है कि उसके सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि डाई के ऊपर इवन नंबर अपेयर हो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, एक ऐसा सेट बना रहा हूँ ए सेट कि मेरे डाई के ऊपर क्या आ जाए, आपका इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या क्या है, 2 4 6। ठीक है। अब ये क्या है 2 4 6, ये तो देखो इवेंट हो गया। अब देखो ये जो क्या है, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं आपको खुद पता है। तो वो सारे सबसेट्स क्या हो गए, क्या बन जाएंगे, इवेंट बन जाएंगे, है ना। इसके सबसेट बनाते जाओ आप। देखो सबसेट बनाता हूँ। पहला सबसेट S1, ई नाम देंगे हम, क्योंकि वो इवेंट है इसलिए हम इसको ई नाम देंगे, एस नहीं देंगे, ई नाम देंगे। जैसे कि E1, तो देखो 1 आ सकता है इसके अंदर, है ना। फिर ऐसे E2 सेकेंड इवेंट, 2 भी आ सकता है। थर्ड इवेंट 3 आ सकता है। फोर्थ इवेंट 4 आ सकता है ना। इस तरह से और भी इवेंट बन सकते हैं, जैसे कि E5, देखो 5 तो 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, 7 देख लेते हैं ना। ये देखो 5 के अंदर 5 आ गया, और यहाँ पर E7, तो कितना आ गया, ये 7, है ना। E7 में 7 6 तक 5 था यहाँ पर, ये 5 है बच्चों, है ना, ये 6 है। थोड़ा क्लियर करके देख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर क्लियर दिख पाए, बिल्कुल, है ना। तो ये स्पेस का मैं थोड़ा देखिए इधर, देखो E5 इसमें आ गया आपका 5, फिर आ गया E6, इसमें आ गया E6, E7 निकालना चाहूँ, कोई 7th इवेंट है, तो हो सकता है इसमें 1 2 साथ में आ जाए। वो बोल रहा हो भैया 1 और 2 चाहिए उसको, है ना, तो ये भी हो गया। E8 निकालना चाहूँ तो भैया हो सकता है 2 4 6 इस तरह से मांग रहा हो, है ना। तो इस तरह ये सारे क्या है, ये इवेंट्स हैं। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट होता क्या है ना। जैसे कि मान लो ये एक सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस जिसे आपको पता है, मैंने एक यहाँ पर क्या बनाया, इवेंट बनाया है। क्या इवेंट लिया मैंने कि इवन नंबर्स आए। अब इवन नंबर्स अपीयर हो जाएं, 2 4 6 ये इवन नंबर्स हैं, और ये क्या हुआ, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। क्या इवेंट था, इवन नंबर्स का। अब मैं बोलूँ कि नहीं, क्या मुझे नहीं चाहिए, मतलब कौन सी घटना है जो नहीं चाहिए, तो क्या नहीं है इवेंट में यहाँ पर, तो ये 1 3 और 5 का होना, ये मुझे नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर मेरा इवेंट ये है। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही होगी आपको। ठीक है, तो इवेंट क्या है, किसी सैंपल स्पेस में कोई भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उनका अगर सबसेट बनाते जाऊँ तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वो सब इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इवेंट समझने की कोशिश करेंगे। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब जो पॉसिबल ही नहीं हो। अब आप बोल रहे हो भैया एक डाई को थ्रो करो और 7 नंबर आना चाहिए, भाई 7 नंबर उस पर होता ही नहीं है तो कहाँ से आएगा, है ना। जैसे मान लो मैं एक सेट ले रहा हूँ, क्या 1 2 3 4 5, है ना, और एक ए सेट ले रहा हूँ जिसमें है 1 3 5, ठीक है, समझ रहे हो, और कोई बी सेट ले रहा हूँ जिसमें 2 4 5, है ना। अब मैं कुछ ऐसा बोल दूँ आपसे कि आपको
ऐसे अपीयर नंबर हो जिसका सम जो हो वो 12 से ज़्यादा हो, ऐसे नंबर्स आना चाहिए। जैसे कि मान लो 2 3 आ जाए तो ये 5 है ना, तो 12 से ज़्यादा कुछ आएगा ही नहीं ना आपका। 5 है, चलिए यहाँ तक 6 भी आएगा, तो 6 को 5 से जोड़ोगे तो भी कितना होना चाहिए, है ना। 6 को 5 से जोड़ोगे तो कितना होगा, 11, है ना। तो 11 में 12 से ज़्यादा का बोल रहा हूँ, तो 12 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है आना, है ना। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, मतलब इनका पॉसिबल होना कि कोई चांस नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट्स। श्योर इवेंट्स क्या होंगे, श्योर मतलब आपको पता ही है, जैसे हमने डाई फेंका 5 आएगा ही आएगा, 6 आएगा ही आएगा, है ना। इवन नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। आपने हेड और टेल सिक्का फेंका तो हेड या टेल दोनों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट्स बोलते हैं। मतलब निश्चित है घटना का होना, है ना। और जो उस घटना के अंदर आउटकम्स में शामिल ही नहीं है उसका होना क्या होना, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल इवेंट्स, सिंपल इवेंट्स मतलब जो सिंपल वाले इवेंट्स होते हैं, मतलब आपको कुछ कंपाउंड इवेंट्स नहीं है। जैसे मैंने बोला कि एक डाइस को मैंने थ्रो किया और उसके ऊपर मुझे 1 चाहिए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जो 1 है ना, 1 होने का जो इवेंट है 1, वो क्या है, सिंपल इवेंट है। 2 होने का इवेंट सिंपल इवेंट है ना। अभी आगे आएगा आपका कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट अलग होता है। वो क्यों अलग होता है कंपाउंड इवेंट, क्योंकि उसमें एक इवेंट नहीं होता, एक से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, तो वो कंपाउंड इवेंट नाम हो गया उसका। अभी आगे बताऊंगा, पहले इस चीज़ को समझो। जैसे कि एस एक सैंपल स्पेस है, 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। अब इसमें एक इवेंट क्या हो गया आपका, भैया 1 आ जाए। दूसरा इवेंट क्या हो गया, ले भैया 2 दे दो। तीसरा क्या हो गया, 3 आ जाए। चौथा इवेंट क्या हो गया, 4 आ जाए। 5th इवेंट क्या हो गया, 5 आ जाए। 6th इवेंट क्या हो गया, 6 आ जाए। ये जो आपको दिख रहा है इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट। इफ एन इवेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट, ये आपका सैंपल स्पेस था, ये सैंपल पॉइंट्स थे, मतलब ऐसे सेट बन जाए जिसके अंदर एक एक क्या हो, सैंपल पॉइंट्स हो, तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, आपको सिंपल इवेंट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है कंपाउंड इवेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंपल इवेंट के अंदर उसमें एक सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट होता है, इसमें एक से ज़्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सैंपल स्पेस है आपका, है ना। देखो सबसे क्या यूनिवर्सल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे इजी समझ में आए, तो कॉइन जो डाइस का एग्जांपल है वो सिंपल एग्जांपल है, तो उससे आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। 3 4 5 और 6, ठीक। अब मैंने बोल दिया कि एक डाई को फेंका, 3 से ज़्यादा आने के इवेंट बताइए, तो 3 से ज़्यादा क्या है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो आपका इवेंट बनेगा वो बनेगा आपका 4 5 6। तो यहाँ पर देखिए 3 सैंपल पॉइंट्स हैं, एक सैंपल पॉइंट नहीं है, 3। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। या मैंने बोल दिया इवन नंबर्स आने के इवेंट्स, तो 2 4 6, ये क्या है, ये कंपाउंड इवेंट में काउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा की बात करते हैं। तो बच्चों क्या है, आपने जो 11th क्लास की जब स्टार्ट किया तो आपने पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसको हम सेट से ही रिलेट करते हुए पढ़ाई करने वाले हैं। देखिए कैसे, जैसे आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा ना, है ना, वैसे ही हम इसकी भी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे कि फॉर एवरी इवेंट ए देयर करस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए डैश। एक कोई इवेंट है ए और एक और दूसरा करस्पॉन्डिंग इवेंट है ए डैश, कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टू ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं एक सैंपल स्पेस ले लेता हूँ, वही मेरा पुराना वाला एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब ए कोई इवेंट है, क्या इवेंट है, मान लेता हूँ
ऑड नंबर्स, ठीक है, मुझे क्या देखना है, मुझे ऑड नंबर्स का इवेंट देखना है, 1 3 एंड 5। तो ये क्या हो गया, ए जिसकी वो बात कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट्स है, मतलब इसको अगर छोड़ दिया दूँ 1 3 4 5 को, तो 1 3 5 को अगर छोड़ दूँ तो जो नया सेट बन रहा है ना, उसको मेरे को बी नाम नहीं देना चाहिए, उसको मुझे ए डैश नाम देना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री है, जैसा इन्होंने यहाँ पर ए डैश नाम दिया है। तो वो क्या हो गया, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका इवेंट है उसको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अब बोलो सर आप तो बोल रहे थे कि इसको हम वैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, सेट थ्योरी से समझने वाले हैं इसको, ठीक है, सेट थ्योरी से समझने वाले हैं इसको। तो सेट थ्योरी से कैसे, सपोज मान लीजिए ये आपका वेन डायग्राम है ना, ये आपका वेन डायग्राम है। अब इसमें किया क्या है, मैंने एस में से ए को हटा दिया है, एस में से ए को हटा दिया है। तो जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, एस में से ए को हटा दिया, तो एस तो ये पूरा था, इस पूरे के अंदर क्या था, 1 2 है ना, 2 1 को अंदर डाल देते हैं ए में, ये मेरा ए है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कर दो इसको, ठीक, ये देखिए ये मेरा ए है, ये एस है, ये एस के अंदर तो सभी आ रहे हैं, है ना। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, ये 1 2 और ये 3, ठीक, 1 2 3। अब इसको आप देख सकते हो, इस पूरे एस में से अगर मैं ए को हटा दूं तो जो मेरे पास बच रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये मेरा क्या है, ए डैश है ना, समझ में आया। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाता है इस केस में, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। अभी आगे चलते हैं तो और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर एक मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। ओमेगा मतलब आउटकम्स, जो आउटकम्स रहेंगे वो कहाँ से किसको बिलोंग करेंगे, वो सैंपल स्पेस को बिलोंग करेंगे, है ना। और जो आउटकम्स हैं वो ए को बिलोंग करेंगे पूरे, ये देखिए ए को बिलोंग कर रहे हैं आउटकम्स। तो एस माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, ए डैश, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यहाँ पे आ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इवेंट ए और बी, ए या बी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ए या बी, ठीक है। रिकॉल दैट यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, ए या बी, या आएगा, ए और बी लिखा है यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पे, ए या आएगा यहाँ पर। 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से हटा लेते हैं इसको, 1 मिनट ना, ये लो, ए या बी, यहाँ से इसको ले लेते हैं, ए या बी, ठीक है, यहाँ पर हम या लिख देंगे। तो ये आ गया आपका या बी। अब ध्यान से देखिए, ये आपको किस यूनियन की याद दिलाएगा आपको। जब आप सेट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें यूनियन पढ़ते हैं, मतलब ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। वही मेरा एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, जैसे कि एस मेरा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। ए कोई इवेंट है जिसमें मैं इवन नंबर्स बोल रहा हूँ, ए 1 3 5, ठीक। और बी कोई इवेंट है जैसे कि सेट है जिसके अंदर हमारे क्या है, ऑड इवन नंबर से 2 4 एंड 6, ठीक। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ए भी चाहता हूँ, ए या बी दोनों में से कुछ भी हो जाए मुझे चलेगा। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो ये ए है, ये बी है, ठीक। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ये 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, ये इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये वाला यहाँ नहीं आएगा ना, थोड़ा ये देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसको दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए और ये बी, ए यूनियन बी, दोनों को काउंट कर रहा है, ए को भी देख रहा है और बी को भी देख रहा है। तो क्या लिखा है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल दीज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, ठीक है। या तो वो ए में रहे
या बी में रहे या दोनों में रहे, है ना। अब दोनों में रहे कैसे, तो अब मेरे को एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। यहाँ मैंने ऐसा एग्जाम्पल है, कुछ ए में है कुछ बी में है, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं ऐसा भी ले सकता था कि यहाँ पे कुछ नंबर्स में कॉमन ले सकता था, जैसे मैं बोलता है इधर पे 5 नहीं है, यहाँ पे है आपका क्या 4 है, ठीक। यहाँ पर आपका है 4, 5 नहीं है, यहाँ पर है आपका 4, ठीक। इसको मैं 4 कर देता, ओके। तो ये हो गया आपका 4। उस केस में मैं इसको कैसे बनाता, उस केस में मैं क्या करता, इस 4 को मैं कॉमन रखता, क्योंकि 4 दोनों में है, दोनों सेट में है, तो 4 को मैं यहाँ पर कॉमन कर लेता। इसको रफ करो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा कि ये 4 कॉमन है, ठीक। अब मैं बोल सकता हूँ ए या बी, तो भैया दोनों ही तो हैं, ए यूनियन बी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा क्या ए या बी, मतलब ए हो जाए या बी हो जाए, मतलब दोनों के आप एलिमेंट्स पूरे लेना पड़ेंगे आपको, जो दोनों में भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं, किस और दूसरे में भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं। थर्ड क्या बोलता है, ए एंड बी। अब वो जो ए में भी हो और बी में भी हो, समझना मेरी बात को। सेम एग्जांपल फिर से लेता हूं, मैंने एस तो मेरा पता ही है आपको क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए सेट ले लिया जिसके अंदर है 1 3 एंड 4, और दूसरा कोई सेट मैंने ले रहा हूं इसी सैंपल स्पेस में से, वो हो गया आपका 2 4 और 6, ठीक है। तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं यहां पर, तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका ए, ये बी। तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 4, और बी के एलिमेंट है 2 4 और 6। तो अब यहाँ पे एंड की बात हो रही है, भैया जो ए में तो रहे पर बी में भी रहे, ए एंड बी दोनों में होना चाहिए। एंड बोले तो इंटरसेक्शन, एंड बोले तो इंटरसेक्शन ए एंड बी, तो वो क्या है, वो सिर्फ 4 है इस गिवन केस के अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इवेंट ए बट नॉट बी, मतलब ए में तो है पर बी वाले नहीं चाहिए, बी वाले हमें नहीं चाहिए। आप कोई सा भी दो सेट बना लीजिए, आप अपने सेट थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि ए के एलिमेंट तो हैं पर मुझे बी वाले नहीं चाहिए, भले ही वो ए में से है तो ए में से निकाल दो उसको, मुझे चाहिए ही नहीं वो एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसको हम ऐसे बोलते हैं इवेंट ए बट नॉट बी। देखो, वी नो दैट a minus b is the set of all those elements which are in a but not in b. Therefore, the set a minus b may denote the event a but not b. ठीक है, कैसे? अब जैसे कि ये देखिए, ये वेन डायग्राम है ना। अब यहां पर क्या आ रहा है, एक सैंपल स्पेस तो सेम है मेरा, 1 2 3 4 5 6। एक ए सेट ले लिया मैंने, क्या 1 2 3 ले लेता हूँ, और एक बी सेट ले लेता हूँ, क्या 2 3 और 4। अब इसको यहाँ पे जमाओ, देखो 1 2 3 कॉमन है और यहाँ पे 4 है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि देखो ए में तो रहे पर बी में ना रहे, ए वाले तो रहे पर बी वाले नहीं, तो बी वाले सारे हटाना पड़ेंगे आपको, और जो ए में भी है वो भी हटा दीजिए। मतलब ये एस, ये ए, ये बी, मतलब मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा, ए में से बी को हटाना पड़ेगा। तो ए वाले ये थे, बी वाले ये थे, तो नया जो सेट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, 1, क्योंकि ए के अंदर 1 ही है, क्योंकि बी में तो 2 3 भी आ गए ना भाई, इसको नहीं लेना है हमें, ऐसे इवेंट हमें काउंट ही नहीं करना है जो बी में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो ए वाले ही देखना है, तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं घटना ए लेकिन बी नहीं, ऐसी घटना जो ए है लेकिन बी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन से, अभी तक जो हमने पढ़ा है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक, आपने डाई को रोल किया एस,
क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस, है ना। फिर बोल रहा है लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर। ए कोई इवेंट है जिसमें क्या मिल रहा है आपको, प्राइम नंबर। कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5, यही प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। बी कोई इवेंट है जिसमें आपको ऑड नंबर मिल रहा है 1 3 5। राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। आपको ऐसे सेट बनाने हैं जो इवेंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो पहला जो इवेंट वो बोल रहा है, वो बोल रहा है ए और बी। ए या तो बी, याद करो ये सेट किसमें क्या करते थे हम हमेशा, ए या बी। भैया ए से भी ले लो, बी से भी ले लो इवेंट, तो फिर क्या हो जाएगा, यूनियन वाला केस है ये। तो इसमें हमें क्या निकालना रहता है, ए यूनियन बी वाला एक सेट बनाना है। तो देखो 1 है, ठीक, 2 है, 3 कॉमन है और 5 है, ठीक है, क्लियर। दूसरा देखते हैं, सेकंड क्या बोल रहे हैं भाई साहब, वो बोल रहे हैं ए एंड बी, ए एंड बी, है ना। वेन डायग्राम बनाऊंगा तो और आपको थोड़ा सा फील ज़्यादा आएगा, है ना, वेन डायग्राम में। तो ये देखो ए क्या है आपका, ये रहा, और बी ये रहा। अब 2 देखो, 3 और 5 दोनों में कॉमन है, 3 एंड 5 कॉमन है। इसका 1 है और इसका 2 है, सॉरी इसका 3 और 5 कॉमन है ना, तो इसका 2 है और इसका 1 है। ओके, क्लियर है ना। तो ए एंड बी दोनों में रहे भैया, मतलब इंटरसेक्शन। और अगर बात आ जाए इंटरसेक्शन वाले सेट की तो क्या बोलोगे, भाई 3 और 5 ही तो हैं, और तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा जो दोनों में रहे। क्लियर, ऐसे इवेंट निकाल दोगे, है ना, जैसे मैंने निकाला वैसे आप भी निकाल सकते हो, सो सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या बोल रहा है कि ए बट नॉट बी। ए तो हो लेकिन बी ना हो। सिखाया था ना मैंने, क्या करने वाला हूं मैं, ए में से बी वाले को हटा रहा हूं। ये रहा मेरा वेन डायग्राम। अब ए तो है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं, छोटा है शायद दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखिए, अब ये हो गया आपका 2, ये 3, ये 5 और ये 1, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, ए तो हो लेकिन बी ना हो। मैंने क्या बोला था, ए को छोड़ के ए में जो बी के भी है ना उनको भी हटा देना। ये ए है, ये बी है, हटा दो। तो नया जो सेट बनने वाला है वो किसका बनने वाला है, 2 का बनने वाला है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 आएगा। क्लियर, ठीक है, सिंपल है ना। आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। फिर बोल रहा है लास्ट, फोर्थ, क्या बोल रहा है, नॉट ए। नॉट ए मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। नॉट ए मतलब नॉट ए में ना हो, बाकी सब तो चलेगा ना उसको। तो ए क्या है भाई साहब, ए तो ये रखा ना, तो नॉट ए क्या रहने वाला है, 2 3 5 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, 1 4 और 6, ठीक, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन ने आपको अभी तक जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स जो पढ़े हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके होने से दूसरा कोई इवेंट हो ही ना, उसके होने के चांसेस ही ना हो। ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स if the occurrence of any one of these excludes the occurrence of the other event। कोई दूसरा जो इवेंट है वो रुक जाए उसके होने की वजह से, ऐसे हम इवेंट्स को क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे मान लीजिए कोई रेस में दौड़ रहे हैं, रेस में तो एक ही तो फर्स्ट आता है, 2-3 लोग जीतते हैं क्या एक साथ, अगर एक जीता तो बाकी चीज लोग रुक गए। क्रिकेट टीम की बात करते हैं ना, अब एक टीम का दूसरे टीम से मैच है ना, इंडिया का पाकिस्तान से मैच। अब इंडिया जीत गई तो पाकिस्तान थोड़ी ना जीत पाएगा, मतलब एक बार जो इवेंट हो गया तो वो दूसरे को रोक दे, मतलब दूसरा हो ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है दूसरे के होने की। तो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखो इधर फिर आता है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल से समझाया है आपको कि अब हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। ठीक, तो आपको पता है कि पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस रहेगा वो ये रहेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे फॉलोइंग इवेंट्स को डिफाइन किया है, जैसे कि ए इवेंट जो है अ नंबर लेस देन 4 अपीयर्स। तो आपको पता है 4 से कम अपीयर होने वाले ये रहे, है ना। वांट टू चेंज द कलर, ये रहे। और अ नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, वो इवेंट ये रहे, है ना। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 4 अपीयर्स, 4 से ज़्यादा अपीयर हो जाए वो ये हो गए। ठीक, अगर मैं इन तीनों का यूनियन लूँ तो मेरा अगर सैंपल स्पेस फिर से मुझे मिल रहा है, ठीक है, इनका मैं अगर यूनियन ले लूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस आ जाएगा S, जो कि ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो ऐसे जो इवेंट्स मिलके बनाते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, जिससे सम क्या हो जाए, मतलब जो यूनियन जो हो जाए वो क्या बन जाए, आपका यूनियन जो है वो क्या हो जाए, वो आपका सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है ना। ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। हमने जो भी बेसिक्स था, जो भी बेसिक टर्म्स थे, वो सारे के सारे क्लियर किए हैं इसके अंदर। ठीक है ना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप NCERT उठाइए और उसके क्वेश्चंस लगाइए। आपसे एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।